हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, मैं भी ठीक हूँ। वैसे सौरभ, आपने ये सुना है क्या? कई बार लोग कहते हैं कि किसी भी संस्कृति की प्रगतिशीलता का एक मापदंड ये होता है कि उनके नल से जो पानी आता है वो आप पी सकते हैं कि नहीं। ऐसा आपने हाँ सुना है हाँ, कि नहीं? बिल्कुल। पहली बार न्यूयॉर्क में किसी ने बोला कि बाथरूम के नलके से पानी पी लो, तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। तो लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं, हम अपने पानी पे इतना भरोसा करते हैं कि हम ये पी लेते हैं। हम्म। तो हम्म। बिल्कुल ऐसा सुना है, और पहले बहुत अचरज भी हुआ था इस चीज पर। पर इसका अनुभव तो किया है आपने क्या? हाँ, मैंने बोला ना, न्यूयॉर्क में पिया मैंने। न्यूयॉर्क में नहीं, इंडिया में, भारत में किया है क्या? भारत जब छोटे थे तो करते थे यार, हैंडपंप से पानी पीते थे, नल से पानी पीते थे ये। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हम, मैं तो थोड़े छोटी जगह पे भी बड़ा हुआ था, वहां पे पानी बहुत या साफ था या हमें पता नहीं था, असलियत जो भी बोलो। हम्म। हम्म। दोनों बात हो सकती है। हम्म। लेकिन इनफैक्ट हमको बाद में पता चला कि शायद वहां पे काफी पेस्टिसाइड वगैरह था, क्योंकि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा। लेकिन किसी को हम्म। पता नहीं था, पर हम तो पीते थे धड़ल्ले से, हैंडपंप से भी पीते थे और नल से भी पानी पीते थे। अच्छा। हम्म। हम्म। लेकिन समहाउ बैंगलोर आते ही बंद हो गया ये सब। हाँ। यहाँ पे आते ही ऐसे लगा कि जैसे बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने बोला, पहले तो हम बड़े प्राउडली हर रेलवे स्टेशन पे पानी पीते थे कि हमको कुछ नहीं अच्छा। होने वाला है। और होता भी नहीं था। हम्म। वही तो हम लोग इस बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि आज का विषय यही है। जल संरक्षण और भूजल, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे पास एकदम परफेक्ट गेस्ट हैं आज। विश्वनाथ एस, ट्विटर पर जेन रेनमैन या यूट्यूब पर जेन रेनमैन से मशहूर। और उन्होंने काफी कुछ काम किया है जल संरक्षण के ऊपर। काफी कुछ लिखा है उसके ऊपर, काफी कुछ एक्टिविज्म किया है उन्होंने। अ मिलियन रिचार्ज वेल्स ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ चर्चा करेंगे। और विश्वनाथ का अगर आप घर देखेंगे तो उसमें ही उन्होंने कितना सस्टेनेबिलिटी और जल संरक्षण रिलेटेड काम किया है वो देखने को मिलेगा। तो हम, सौरभ और मैं, तो दोनों विश्वनाथ के घर जा चुके हैं, तो उसका मौका मिला है हमें। तो विश्वनाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपसे भूजल और वाटर के बारे में। तो शुक्रिया और वेलकम। धन्यवाद। दोपहर का वक्त है, 3:30 बज रहे हैं। बहुत सही समय है चर्चा करने के लिए पानी पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं हम हमेशा, विश्वनाथ। तो वहीं से करते हैं कि आपने कहा था कि आप 35 सालों से जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप कैसे जुड़े इस क्षेत्र में? आपको कैसे इंटरेस्ट आया? बताइए ना कुछ। हाँ, बस बाय एक्सीडेंट, सेरेंडिपिटी कहते हैं अंग्रेजी में। वो बस हो गया, चलता रहा। मैं जब पढ़ा तो मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा था, और जब हम्म। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो हाइड्रोलॉजी नाम का भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, और उसमें काफी अच्छे मार्क भी आए थे। मैं तो सोचा कि एक्सीडेंटली आ गए होंगे। लेकिन जब जैसे जैसे मैं काम करने लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हडको में था, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। हम्म। वहां पे भी पानी के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट हुआ करते थे, उस पे भी काम हुआ। लेकिन हडको ने मुझे एक अवकाश ये दिया कि हर दक्षिण भारत में करीब हर गांव को विजिट करने का एक मौका दे दिया मुझे। हम्म। और जब हम्म। मैं घूमता था, ये 80 दशक की बात है और 90 की दशक की बात है, तो जरूर पानी की क्षमता तब भी चिंताजनक थी। हम्म। लोग बड़े मुश्किल में थे, यानी। और जब गर्मियों के मौसम में घूमना पड़ता था, अप्रैल मई के महीने में, जब आप तेलंगाना जाते, आंध्र प्रदेश जाते, इवन केरला में भी जाते, तो आपको लग रहा था, दिख रहा था कि पानी की संकट जो है और समस्या जो है वो बढ़ रही है। हम्म। और उसका हल उतनी आसानी से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आने वाला है। इसमें समाज, सरकार और बाजार तीनों को जुड़ना बहुत आवश्यक होगा करके हम्म। ये लगने लगा था मुझे। तो हम्म। बस उसी दिशा में काम करने लगा धीरे धीरे। जब मैं गवर्नमेंट हड को छोड़ दिया, उसके बाद हम्म। पानी में डाइव मार लिया, समझ लीजिए। बिल्कुल। तो पहले तो मुद्दे पर आने से पहले यही डिस्कस करते हैं, विश्वनाथ, की क्या सिचुएशन है सप्लाई डिमांड के तौर पर पानी की। हम लोग सुनते रहते हैं कि पानी की बहुत किल्लत है। कुछ कुछ लोग आर्टिकल्स भी आते रहते हैं कि बैंगलोर 2 सालों में पानी ही नहीं रहेगा बैंगलोर में, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा ब्रॉडली समझाइए ना हमें कि भारत के मुख्य स्रोत क्या है पानी के, और कौन से क्षेत्र की डिमांड सबसे ज्यादा है। क्योंकि एग्रीकल्चर तो सबसे ज्यादा डिमांड होती होगी शायद। तो थोड़ा बताइए ना इस बारे में। इतिहास है
कि भूजल पे हमारी जो संस्कृति है वो चलती है। मैं तो हर बार कहता हूँ कि भारत की संस्कृति भूजल वाली संस्कृति है, इंडिया इज अ ग्राउंड वाटर सिविलाइजेशन करके। जब आप देखेंगे हड़प्पा के समय पे 2900 बीसी की बारे में बात करते हैं, यानी करीब 5000 साल पहले की बात है, तो लोथल नाम की जगह में आप जाएंगे तो पानी का लोग जो पानी लेते थे वो कुओं में से लेते थे। 10 या 12 फुट गहरा कुआं होता था, वहां ड्रेनेज सिस्टम भी था। मोहनजोदाड़ो में आप जाएंगे तो हर तीसरे घर में कुआं हुआ करता था। तो जबकि सिंधु नदी के बाजू होती थी ये सब हैबिटेशंस, लेकिन फिर भी पानी जो लेते थे वो कुओं में से लेते थे। और एम्परर अशोका जो थे, हमारे अशोक सम्राट, उन्होंने भी धौली में जब वो इंस्क्रिप्शन स्टोन पे लिखा था कलिंगा के युद्ध के बाद, तो उन्होंने 2 चीज लिखे थे, एक तो पेड़ लगाओ और दूसरा कुआं बनाओ। यानी जो यात्री है जो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए पेड़ लगाया करो और कुएं बनाया करो। ये 260 बीसी की बात है, यानी 2500 साल पुरानी बात है। और एक बात यह है कि गौतम बुद्ध जहां पहला अपना प्रवचन दिए सारनाथ, वहां सारनाथ में आप जाएंगे तो सारनाथ में कोई नदी नहीं है, बनारस के पास है लेकिन नदी कोई नहीं है और तालाब भी नहीं है कोई बड़ा, लेकिन वहां पे जो है वो कुएं हैं। तो क्या गौतम बुद्ध इस कुएं में से पानी भी पिए थे? ये एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बात है जो काफी चर्चा में होनी चाहिए हमारे देश में। उसको लेके आगे हम बढ़े, हमारी संस्कृति को आप देखते हैं कि ये जो वाव बोलते हैं या फिर स्टेप वेल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी बने कुछ 600-700 साल पहले। चांद बावड़ी जो है वो सबसे गहरा स्टेप वेल है पूरे दुनिया में, और रानी की वाव जो पाटन गुजरात में है वो भी बहुत बढ़िया शिल्पकार जो की गई है, शिल्प कारीगरी जो की गई है वो बहुत बहुत ही बढ़िया है वहां पे। तो ये एक संस्कृति जुड़ी हुई है हमारी कुओं की संस्कृति। और आज भी जब आप देखेंगे भारत में कि हम लोग करीबन 250 क्यूबिक किलोमीटर पानी अंतर्जल से निकालते हैं, 250 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट, क्योंकि चीन और यूएसए जो 2 नंबर और 3 नंबर पे है, दोनों मिला के इतना पानी नहीं निकालते जितना भारत निकालती है। करीब 33 मिलियन बोरवेल होंगे हमारे पास, और इन बोरवेल में से निकाला जाता है। और सब सिंचाई जो होती है, जो आप बात कर रहे थे कि 85% जो पानी ये निकलता है ग्राउंड वाटर से, ये एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज होता है, और अर्बन एरिया शहरी इलाकों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफी हद तक हमारी जो संस्कृति है ये अंतर्जल या भूजल पे निर्भर है। तो हिंदुस्तान में जैसे नदियों को तो बहुत महत्व है, नदियों का, नदियों की पूजा भी की जाती है वगैरह, लेकिन आई मीन ये चीज जैसे मैंने आपके मुंह से पहले भी सुनी और एकदम एक सरप्राइजिंग चीज लगती है कि हिंदुस्तान जो है वो कुओं की सभ्यता है। तो कुएं की सभ्यता है लेकिन पूजते नदियों को है। तो सही बात है, कुओं को भी कुओं को भी पूजा जाता है हमारे। साल में एक दिन ऐसा भी आता है कि कुओं को भी पूजा जाता है। तो ऐसी कोई पानी की स्रोत नहीं है जिसे हम पूजते नहीं है, कुओं को भी पूजते हैं। नदियों को तो ज्यादा पूजते हैं क्योंकि नदियों की एक ऐतिहासिक परंपरा आ चुकी है। जैसे अपना कुंभ मेला हो गया तो वो तो नदी के इर्द गिर्द हो गया, तो उसमें शाही स्नान हो गया, तो नदियों को पूजा जाता है उस ढंग से। देखिए एक चीज है कि कुएं जो है ये एक प्राइवेट रिसोर्स है, पर्सनल रिसोर्स भी हो जाती है, जबकि नदियां एक कम्युनिटी रिसोर्स है, हाँ, या फिर एक नेशनल रिसोर्स है। तो ये अलग अलग ढंग से देखा जाता है नदियों को और कुओं को। ये और एक बात है, फर्क बताया। हाँ, और एक बात है सौरभ कि ये जो बदला चीज, जो बहुत बड़ा बदलाव आया, वो 60s में आया, 60वें दशक में, 60s में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की बात जब करते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा अंतर्जल पे इतना ज्यादा बोरवेल डालना फिर और कुओं से पानी निकालना 65 के बाद शुरू हुआ। तो इसलिए उतना बड़ा इतिहास नहीं है कुएं का पानी और बोरवेल का पानी का इस्तेमाल करना। तब तक नदियों पुराना एक ये जरूर है कि ये मैंने नॉर्थ में तो नहीं देखा था, पर साउथ में एक चीज मैंने नोटिस करी कि अगर कुआं खोद के अगर जल नहीं निकले तो वहां मंदिर नहीं बनाते। बिल्कुल, पहले कुआं खोदा जाता है, हाँ, और वो भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में, और जब पानी मिलता है तभी मंदिर बनता है। उसके बिना मंदिर बनता ही नहीं है। तो एक वो महत्वता तो है कुएं की कि बिना मतलब कोई मंदिर नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसमें एक फंक्शनिंग कुआं ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मूर्ति का पूजन जो किया जाता है वो कुएं के पानी से ही किया जाता है। जो एब्ल्यूशन होता है ना, डाइटीज बीइंग, बिल्कुल वो तो कुएं के पानी से ही होता है। और कई जगहों पे आप लोग मंदिर भी छोड़ दिए, अपना घर भी छोड़ दिए, क्योंकि कुआं में पानी खत्म हो गया, हाँ, छोड़ दिया गया, वो कुएं पूजा करना भी छोड़ दिया गया, मंदिर को भी छोड़ दिया गया। ऐसा भी ऐसी भी स्थिति आई है काफी जगह।
एक आपने बहुत अच्छी बात कही विश्वनाथ की, कैसे जो कुआं है वो एक निजी संसाधन है और नदी जो है एक सामाजिक संसाधन है। तो जब हम लोग 2000 साल पहले चले जाते हैं और ये सब जो आपने कहा अशोक सम्राट वगैरह वगैरह का, तो उस टाइम के कुएं या उसके बाद 1000 साल बाद वगैरह, वो जो कुएं थे वो भी ऐसे निजी संसाधन के रूप में ही थे क्या, कि वो भी कम्युनिटी के लिए थे? दोनों थे, निजी भी हुआ करते थे और कम्युनिटी भी हुआ करते थे। यदि निजी कुएं भी होते तो यदि पानी की आवश्यकता होती और कोई आपके इर्द गिर्द कोई लोग आ जाते पानी मांगने के लिए, तो पानी को ना नहीं किया जाता था, ठीक है, क्योंकि पानी देना एक पुण्य का काम है और आज भी पुण्य का काम है। तो दो ओपन वेल इज अ प्राइवेट रिसोर्स, द वाटर इन इट इज अ कम्युनिटी रिसोर्स। ऐसा नहीं कि आप पीने का पानी कोई मांगने आ जाए, आपके पड़ोसी आ जाए और मांगे तो आप ना नहीं कहेंगे, और आप पूरे रास्ते में जो भी लोग आ जाए तो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए वो पानी मांगेंगे तो आप देंगे, क्योंकि वो एक संस्कृति रही है हमारी, वो थी। लेकिन ये भी था कि कम्युनिटी वेल्स भी हुआ करते थे, कि गांव में एक पब्लिक कुआं होता था जहां महिलाएं जाती थी, पानी लाती थी और कपड़े धोआ करते थे और बर्तन भी धोना होता था, वो भी एक कम्युनिटी रिसोर्स भी था। मैं इसलिए ये पूछ रहा था क्योंकि जैसे जाति जो है, जाति व्यवस्था, उससे भी जुड़ा हुआ होगा नहीं एंगल, क्योंकि कुएं हैं तो अगर वो निजी संसाधन है तो लोग डिनाई कर सकते हैं किसी और को शायद बेहतर तरीके से, और जबकि नदी है तो उसको कैसे रोक सकते हैं आप, हर कोई एक्सेस कर सकता है वो। ये बात भी है कि पहले, मेरे ख्याल से पहले तो ये जाति आई नहीं थी हमारे भारत संस्कृति में। जब 5000 साल पहले जब कुएं बने थे तब तो थी नहीं, लेकिन जब जाति की परंपरा आने लगी तो तब वो कुओं पर भी बड़ा सा प्रभाव पड़ा। काफी कुओं पे जो दलित जातीय समुदाय है जा नहीं सकती थी या पानी नहीं पी सकती थी। अभी भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स जो है कॉलेज में, वो भी अभी भी बताते हैं कि कई भागों में, कुछ भागों में जो दलित समुदाय लोग हैं वो जाके कुएं के पास खड़े रहते हैं जब तक कि ऊंची समुदाय का कोई लोग आके पानी निकाल के उनके हाथ में नहीं डालता है। उन्हें ये अधिकार नहीं कि पानी निकाले उस कुएं से। तो ये प्रथा भी है, बहुत गलत प्रथा है, लेकिन ये भी है, कुओं के साथ जुड़ी हुई है। और एक आश्चर्य की बात तो तमिलनाडु में मैं देखता था कि कुएं आजू बाजू है, 10-10 फुट पे है। ये कुएं में से एक जाति पानी लेगी, दूसरे कुएं में से दूसरी जाति पानी लेगी, जो अंतर्जल है वो एक ही है, लेकिन जो कुआं है वो अलग है। लोग ये नहीं जानते कि जो एक्विफर है, जिसे कहते हैं जो भूजल है, वो जुड़ा हुआ है। ऊपर ही विवाद लाके खड़ा कर दिया हम लोग। हाँ, जैसे आपने कहा था ना, ये स्ट्रॉ है ना, कुआं एक स्ट्रॉ ले सकते हैं, जबकि ये जो बॉटल है वो तो सेम है नीचे, लेकिन दो अलग अलग स्ट्रॉ है, तो मेरी स्ट्रॉ में तुम नहीं यूज कर सकते और तुम्हारी स्ट्रॉ तुम और किसी को दो। सही बात है। और एक विशेष बात है कुओं के साथ जुड़ा हुआ, जो दैट इज टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अराउंड द वेल। दिस इज माय फेवरेट थियरी। ये मैं लोगों तक पहचानता हूं कि पहले एक कुआं खोदा गया। पहली तो कुएं की बात यह है कि दिस इज द फर्स्ट मैन मेड अटेम्प्ट टू गेट वाटर। पहली बार जो आदमी कुछ काम करके पानी पकड़ने के लिए कुछ काम जो किया हो, नहीं तो उसके पहले नेचुरल पानी, यानी नदी का पानी, तालाब का पानी, झरना का पानी, वो तो प्रकृति देती है और हम जाके वहां से ले लेते हैं। लेकिन मनुष्य जो कुछ काम करे और उसके जरिए उसे पानी मिले, तो वो ये है कि एक गड्ढा, एक इंजीनियरिंग एफर्ट है। आप ऐसे ही माने, आप इंजीनियरिंग ही मान लें, लेकिन ये दिस रिलीज्ड ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द टिरनी ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। राइट। ये अब आदमी को नदी के साथ जुड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि 24 घंटे तक वो बिना पानी के रह सकता है, लेकिन 24 घंटे में फिर से नदी के पास या तालाब के पास आना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब उसे पता चला कि आप एक गड्ढा खोद सकते हैं जमीन में और पानी निकाला जा सकता है उससे, तो द कंट्री साइड वॉज योर्स टू कॉन्कर और टू मूव इन। ये कि आप कहीं भी जा सकते थे और एक गड्ढा खोद लिया और उस पानी निकाल लिया। लेकिन गड्ढा कहाँ खोदा जाए, ये साइंस बन गया। कि ऐसा नहीं कि आप कहीं पत्थर है वहां पे या बड़ा ऊपरी स्थल है तो वहां पे आप गड्ढा खोदेंगे तो पानी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रकृति को पढ़ना पड़ता था कि ये जो समर सीजन में पेड़ हरे होंगे, या फिर जो एंट हिल्स बोलते हैं ना, टर्माइट हिल्स बोलते हैं, वो यदि लाइन में रहे तो ऐसे इलाकों में खोदने से पानी मिलने की चांसेस ज्यादा है। ये समझ आने लगी और वो समझ जो है वो एक जनरेशन टू जनरेशन फैलने लगी। So if science is codified knowledge, then science also evolved around groundwater. और शायद पुली सिस्टम तो तभी बना होगा उसी के लिए। नहीं, हाँ, तो वो अब आगे जाके, अब मनुष्य आलसी है, कुआं तो खोद दिया, पहले 4 फुट पे पानी मिल गया तो ले लिया, वो पानी बकेट में से ले लिया, हाथ से ले लिया। लेकिन जब 10 फुट 12 फुट पे चला गया तो उसे पहले एक रस्सी का
खोज करना पड़ा, रस्सी ढूंढना पड़ा, और रस्सी के साथ एक बकेट बन गया, बकेट का भी खोज हो गया। फिर उसको निकालने में, खींचने में मेहनत लगती है ना, 10-15 केजी हो जाता है वो एक बकेट पानी। तो उसने एक लकड़ी लगाई, 2 गुलेल जैसे बनता है उस बीच में फोर्क में, और पानी खींचने लगा, और वो जाके पुली बन गया। वो हिंदी में नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और मेरा ये कहना है कि वो पुली जाके बुलक कार्ट बना, हॉर्स कार्ट बना, और जाके मोटर व्हीकल में जुड़ा। और जो ट्रैफिक जैम आजकल बैंगलोर में या दिल्ली में या बंबई में होती है, वो इसका कारण, मूल कारण आप जाओगे तो कुआं है, जब कुआं में पुली बना और पुली से शुरू हुआ ये सब समस्या। So technology also developed around the well, and all of this is hydro technology. तो आप जानते हैं जैसे रहट कहते हैं, राजस्थान की तरफ और गुजरात की तरफ रहट करके ये 2 बैल घूमते हैं, एक गेयर और स्प्रॉकेट होता है, और एक रस्सी के जरिए पानी निकाला जाता है बकेट में से। इसको यहाँ पे दक्षिण में बकेट कपिल है, बकेट मशीन कहते हैं। दिस वाज द फर्स्ट गियर मूवमेंट अराउंड लिफ्टिंग वाटर, फर्स्ट पंप जो आप बोलो। तो ये भी कुएं से ही डेवलप हुआ टेक्नोलॉजी है। तो ये आई मीन हिंदुस्तान, लेकिन आपने जैसा बोला कि हम इतना पानी लेते हैं जो कि यूएस और चाइना मिलके भी नहीं लेते। और ऐसा भी नहीं है कि कोई, मतलब यूएस में तो बहुत ज्यादा नदियां हैं खैर पॉपुलेशन के हिसाब से, पर हमारे यहाँ भी कोई कम नहीं है। ऐसा क्यों कि हमने इतना ज्यादा कुओं पे निर्भर किया, और हम एक अपवाद है पूरी दुनिया में। तो ये अपवाद क्यों बना? हमने क्यों नहीं खूब सारी इरिगेशन कैनाल बाकी देशों की तरह बनाई और कुएं पे हम ज्यादा निर्भर करने लगे? तो 2 कारण हैं। एक तो लैंड एरिया आप देख लें, इंडिया is 3.3 million square kilometers. China and USA are roughly 9.9 million square kilometers. Okay. हाँ, तो 3 गुना बड़े हैं, जबकि पॉपुलेशन जो हमारी है वो चीन से भी ज्यादा है। अभी करीबन चीन से ज्यादा हो ही जाएगी 5 या 10 साल। 5-10 साल में। हाँ, तो कुछ डेंस इलाके में हम लोग रहते हैं, यानी कम इलाके में हम लोग रहते हैं। जैसे गैंजेटिक बेसिन has been the densest populated area in the world for centuries. 2000 साल से तो है। हाँ, 2000 साल, उससे भी पहले। और ये एक भौगोलिक कारण है इसके कारण, बिकॉज व्हेन द इंडियन प्लेट मूव्ड इनटू हिमालयास और हिमालय बढ़ने लगी, सो द गैंजेटिक प्लेन सबस्यूम्ड, नीचे आने लगी। अच्छा। और जो हिमालय की मिट्टी है वो आने लगी, गंगा और यमुना ने बहा के लाई वहां पे, और पूरे बांग्लादेश तक आप देखोगे तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, और बहुत सारे लोग रह पाते हैं इस पानी के जरिए। तो इस इलाके में भी कुएं चलते थे, जब तक कि ईस्ट यमुना कैनाल और गंगा कैनाल जो ब्रिटिश ने लाया 1840s में लाया, गंगा कैनाल और यमुना कैनाल, तब तक लोग कुएं से पानी निकाल के सिंचाई करते थे और पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये भी बात है कि जब ये कैनाल का पानी आया, नहर का पानी आया, तो लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए, हम कुएं पे से पानी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कुएं का पानी मैं खुद निकाल पाऊंगा, जब मुझे चाहिए तो मैं निकाल पाऊंगा, लेकिन नहर का गेट जो है वो खोलेगा कोई ब्यूरोक्रेट, कोई इंजीनियर, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो दिस कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल वाज आल्सो वन इंसिडेंट। सो होस्ट ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारण हैं। और जो नदियां बहती हैं वो एक बस कुछ आप बांध भी लगा दिए, डैम भी बना दिए, तो सिंचाई का जो इलाका है वो बहुत कम इलाका है। पूरे जितने भी बांध बन सकते हैं भारत में बन जाए तो भी हम करीब 30 से 35% इलाके को ही सींच पाएंगे। जो बाकी रहे 65 या 70, उस इलाके में पानी कहां से आएगा? वो तो कुओं में से ही आएगा। इसलिए भारत कुओं पे ज्यादा कंसंट्रेट किया। तो हमारा इवन जो नेचुरल नेटवर्क है नदियों का, वो उतना बड़ा नहीं है जितना बाकी कंट्रीज में है आपके हिसाब से बेसिकली। हाँ, देखिए आजकल अभी बांध बनने लगे सौरभ, तो फिर लोगों का डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, सोशल कॉस्ट और एनवायरमेंटल कॉस्ट वो इंडिया में बहुत ज्यादा होगा। जबकि यूएसए में मैं पर अभी मॉडर्न टाइम्स की बात नहीं कर रहा। जैसे बाकी देशों में पहले जमाने में भी, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कैनाल्स ज्यादा थी। बिल्कुल, मतलब है ना, मतलब रोमन्स ने भी कैनाल्स वगैरह खूब बनाई थी, एक्वाडक्ट्स बनाए थे। हम लोग खुश होते हैं मैसूर में देख के, वहां पे 200 साल पहले बनी थी, लेकिन वो रोमन लोगों ने सेम ही चीज 2000 साल पहले। लेकिन कुएं हमारे यहाँ उनसे पहले से हैं ज्यादा, उतनी संख्या में। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम पीछे थे, लेकिन हमारी चॉइसेस अलग हैं बाकी लोगों से। तो यहाँ कहीं कुछ एक ऐसी चीज है क्या हिंदुस्तान का जो सभ्यता है वो प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा बिलीव करती है शुरू से? ये पब्लिक वर्क्स नहीं करते। पब्लिक वर्क्स मुश्किल बात है, लोएस्ट टेंडर वाली बात पे पहुंच जाएंगे हम। लेकिन हमारे यहाँ कुएं, और कुएं को लेके भी दुविधा थी। राजाओं के साथ भी जब राज करते थे, जब भारत इंडिपेंडेंस से पहले जो था, तो राजा लोग ये
जानना चाहते थे कि कुआं यदि किसी किसान बना ले तो उसको हम टैक्स लगाएं कि नहीं लगाएं। कई राजा टैक्स लगाते थे कुओं पे, लेकिन लोगों का ये ओपिनियन था कि नहीं, आप हम मेहनत कर रहे हैं, हम कुआं खोद रहे हैं और आप लाके उस पर टैक्स लगा रहे हो, तो मत छोड़ो। तो कई जगह टैक्स माफी की जाती थी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो लोग कुआं खोदने लगे क्योंकि कुएं के पानी से ज्यादा उपजाऊ खेती हो सकती थी और उस पैदावार पे टैक्स लगता था, 35% या 40% टैक्स लगता था। तो राजा भी खुश और प्रजा भी खुश। तो एक तरीके से लोगों को उत्साहित किया गया, प्रेरणा दी गई कि आप कुआं बनाएं, कुआं खोदें, ताकि आप सिंचाई भी अच्छे से कर सकते हो। बेसिकली आप मेहनत सब कीजिए, टैक्स हम लगाएंगे, मतलब फायदा का तो सौदा है राजा के लिए। तो राजा का काम ही वही है। या फिर लूटो किसी देश से, अलग देश से, या फिर अपनी प्रजा पे टैक्स लगाओ। नहीं, वो टैक्स तो ठीक है, पर ये नहीं कि मैं अगर इरिगेशन करूं तो अच्छी, आई मीन मैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके पब्लिक टैक्सेस बढ़ाऊं, ये नहीं। आप मेहनत करके करो, जो कि हम अभी भी हिंदुस्तान में सुनते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि आप खुद से कीजिए, सरकार पे क्यों उम्मीद लगा रखी है, लेकिन टैक्स सरकार को दी। तो ये कोई मॉडर्न थिंकिंग नहीं है, ये एक कोई हमारी अलग सोच है क्या हिंदुस्तान की? हाँ, नहीं, थोड़ा सा अलग सोच ये भी है कि राजाओं ने बड़े बड़े तालाब भी बनाए। हमारे तालाब का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। पोखर और तालाब तो वो लोग बनाते थे। तालाब तो बहुत बने। 2000 साल से भी तालाब बन रहे हैं, 1200 साल, 1400 साल से तालाब बन रहे थे। तो ये तालाब का पानी भी यदि सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए तो सीधे सरफेस से यूज कर सकते हैं, कैनाल इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये तालाब के नीचे कुएं हुआ करते थे और उस कुएं से पानी निकाला जाता था। और यदि कमांड एरिया कम हुआ करता था तो काफी दूर तक ये तालाब का प्रभाव पड़ता था, तो वहां पे भी कुएं डाल के लोग पानी निकाल के सिंचाई कर पाते थे। तो ये जो तालाब और कुओं की संस्कृति है, ये खाली कुओं की संस्कृति ना कहें हम, तालाब और कुओं की संस्कृति एक जमाने में थी। अब वो तालाब कम हो गए हैं, कुएं ज्यादा हो गए। ठीक, जैसे बैंगलोर में तो हम जिनको लेक कहते हैं वो एक्चुअली तालाब ही हैं, बड़े बड़े, और खूब सारे, बहुत सारे तालाब यहाँ पे तो बनवाए। तो ऐसे राजाओं को गाली नहीं देनी चाहिए, राजाओं ने यहाँ अच्छा काम किया था, पहले खूब तालाब बनाए थे नदी, रेन वाटर इकट्ठा करने के लिए, और जो हमने अभी मॉडर्न टाइम में हमने खो दिए हैं काफी। ठीक ठीक। लेकिन हाँ, बोलिए प्रायः। हाँ, तो जैसे हम लोग जो थोड़े सूखे वाले इलाके हैं दूसरे देशों में भी, हम लोग वहां की चर्चा करें तो वहां पर जैसे हम लोग अब भारत में बात करते हैं, जो पेनिनसुला है वहां पे तो नदियां ऐसे नहीं है कि 12 महीने होंगी, तो वहां तो शायद भूजल पर डिपेंडेंस लाजमी है और कोई सहारा नहीं है। तो वैसे ही जो दूसरे देशों के सूखे इलाके हैं, शायद चीन या अमेरिका में, वहां पर भी भूजल पर ही डिपेंडेंस है कि वहां पर और कोई सॉल्यूशंस ढूंढने हैं लोग? एक चीज और है भारत के हिस्से में, जैसे चीन से कंपेयर करें तो कई हिस्सों में, चीन के कई हिस्सों में जो भूजल का पानी है वो खारा है, मीठा नहीं है, खारा पानी है। तो एक भौगोलिक चरित्र है हमारे भूजल का, जो हमें मीठा पानी दिया काफी साल, जब तक कुआं था। बोरवेल जब आ गया तब फिर वो पानी खारा हो गया और उसमें फ्लोराइड आने लगा और आर्सेनिक आने लगा। लेकिन जो कुएं का पानी होता था वो अधिकतर स्थलों में मीठा हुआ करता था, कुछ कुछ स्थलों में खारा था लेकिन मीठा हुआ करता था। ये भी कुछ कारण हो सकता है कि हम लोग क्यों इतने सारे कुएं बनाए। और पहले शायद जैसा आपने बोला कि कुएं इतने शैलो थे, आपने बोला 10-12 फीट 20 फीट, मुझे बचपन में याद है हम खुरपी से खोद के पानी तक पच निकाल लेते थे। तो ऐसी तराई एरिया में थे ना, तो तराई एरिया में तो एनीवे वाटर लेवल हाई होता था, अभी वहां पे भी गड़बड़ी है। तो लेकिन तो इसका एक शायद ये मॉनसून भी एक रीजन है क्या इंडिया में, क्योंकि इतनी बारिश आती है मॉनसून से और इतनी रेगुलरली आती है कि कुएं जो हैं वो ऑलमोस्ट, ये वैसा वाला पानी नहीं है जो कि बहुत डीप एक्विफायर हो, जो सदियों का पानी नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर कुछ साल में रिप्लेनिश होने वाला पानी है जो हम कुओं से निकालते हैं। ऐसा है क्या विश्वनाथ? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक समुदाय है जिसका नाम ओड बोलते हैं या मन्नुअड्डर करके बुलाते हैं दक्षिण में भारत में। तो ये समुदाय कुओं में और तालाब बनाने में माहिर हो गई। 1200 साल से ये समाज पूरे भारत में, आप कहीं भी जाए, कश्मीर में जाए, राजस्थान गुजरात में जाए, उत्तर प्रदेश उड़ीसा में जाए और तमिलनाडु तक जाए, तो ये समुदाय जो है ये मिट्टी का काम करती थी। मिट्टी खोदने का काम, मिट्टी निकालने का काम, फिर कुएं खोदने का काम, और कुएं को लाइनिंग करने वाली ये समुदाय के साथ जुड़ी हुई एक और समुदाय थी जिसका नाम कल्लुअड्डर है। वो पत्थर तोड़ते थे और ये पत्थर से कुएं जोड़ते थे। मन्नुअड्डर कुआं खोद दिए और कल्लुअड्डर पत्थर जोड़ दिए। तो ये सब जगह काम किए। तो हमारे पास, हमारे समाज के साथ ये एक एक्सपीरियंस भी था। आप कहीं भी चाहें, आप कुआं बनाना चाहें या तालाब बनाना चाहें, तो ये लोग आके वो काम कर देते थे।
आज भी एक कुआं बनना हो बैंगलोर में तो एक टीम आती है 4 या 6 लोगों की और एक दिन में कुआं बना देती है। 3 फुट से 4 फुट, हाँ बिल्कुल 3 या 4 फुट डायमीटर, 20 से 25 फुट गहरा, एक दिन में बना देती है। और ये काम और कोई समुदाय इतनी आसानी से नहीं कर पाती जितना मनवॉटर करती है। तो इंडिया स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वेयर नीडेड। जहां जहां जरूरत पड़ी तो वो एक समुदाय की तैयारी की गई समाज के द्वारा, जो ये काम बहुत अच्छे से कर पाती थी, तो ये भी करती थी। जब नहर बन रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो यही मनवटर और यही ओल्ड लोग वो नहर का खोदने का काम भी किए। तो ये ब्रिटिश लोग बोलते हैं कि ऐसा काम करने वाले हमने देखा नहीं था पहले। लेकिन ये भी है कि ये समुदाय कुछ फेस्टिवल आ गया या कुछ तो चले जाती थी कैंप से, और 3-3, 4-4 महीने तक वापस नहीं आती थी। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता था। वो तो समाज भी जुड़ी हुई है और टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, सब भूगोल सब जुड़ा हुआ है ना हमारे तालाब। तो कुछ बेसिकली कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं हिंदुस्तान के, जिसकी वजह से ये हमारा एक अलग, और ये मतलब ये बहुत मुझे सुनने में मजा आ रहा है, क्योंकि हम अक्सर बोलते रहते हैं हिंदुस्तान में जो विशेषताएं, लेकिन ये पानी जो कि एक हमारे लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट है, उसमें एक ऐसी विशेषता है एक हिंदुस्तान की, वो मतलब हम अक्सर आंखों के सामने है फिर भी हम अनदेखा करते हैं। हड़प्पा में, लोथल में जब कुएं बनाए जाते थे, उनके जो ईंटें बनते थे वो एक वेज शेप में बनते थे। जो आजकल के ईंटें बनते हैं वैसे नहीं बनते। वो कुओं के लिए ईंटें बना के उसे जलाया जाता था और कुओं के लिए ही वो ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, और कोई देश में ये नहीं आया है। और प्रणय, एक और बात कहूंगा और सौरभ आपसे भी, कि मेरा ये कहना है कि जिस चैरियट नो एग्रीकल्चर कार्ट जो बोलते हैं, बैलगाड़ी बोलते हैं या फिर घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, ये उसी समाज में आया जहां कुएं हुआ करते थे। ये ऑस्ट्रेलिया एकमात्र जगह है, भौगोलिक जगह है, जहां पे कुएं नहीं हुआ करते थे। अच्छा। और वो 80,000 60,000 साल पुरानी संस्कृति है वहां की, जो वहां के पुराने रहने वाले हैं, निवासी हैं। और ऑस्ट्रेलिया में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी नहीं आया। द व्हील डिड नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया because the well was not there in Australia. That is my hypothesis, Pranay. There's a book waiting for me to be written, but कभी लिखूंगा उस किताब। बिल्कुल। But what's आपने कनेक्शन क्या है इन दोनों के बीच में? ये जो पहले बताया ना विश्वनाथ ने कि आपको चक्का नहीं चाहिए था ना, आप पहली बार चक्के की जरूरत पड़ी पानी खींचने के लिए, और फिर वो चक्का आपने बाकी जगह यूज किया। तो 2 चक्के को जोड़ा आपने और एक बैलगाड़ी बनाई, और फिर 4 चक्कों को जोड़ा और घोड़ा गाड़ी बनाई। और वो एक्सल जो है, एक्सल का इन्वेंशन एक मेन इन्वेंशन है ना, वो एक्सल भी आपको बनाने के लिए चाहिए जब आप करते हैं। हाँ, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी यहाँ पे जो जिसे हम पर्शियन व्हील कहते हैं, वो भी भारत में ही इसका आविष्कार किया गया। जिस इलाके को हम सिंध और राजस्थान कहते हैं, शायद वहीं पे 1200 साल पहले अरगट्टा नाम से उसे पर्शियन व्हील बनाया गया, आविष्कार किया गया। ये पानी खींचने की बात से मुझे वो कहावत याद आ गई, वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हाँ, ये बहुत पुरानी कहानी है हमारे तो। यार उस समय पुली नहीं थी। उस समय पुली ये कहावत है। नहीं, पुली भी होगी सौरभ। जो भी खींचते थे रस्सी ने, तो कभी वो आ जाता था, फिर भी वो पैरापेट पे लगता आ जाता था। अब कोणार्क में जाएंगे ना, तो मंदिर के पास में बहुत बढ़िया कुआं बना है लैटराइट का, और वहां पे ये लोग जो बर्तन रख के आए हैं उस पे, तो वो बर्तनों के निशान भी आ गए पैरापेट। अच्छा। और अलग अलग शेप में है, यानी अलग अलग साइज के बर्तन जाया करते थे उस कुएं के अंदर। कुछ 5-6 साइज के बर्तन के निशान भी पड़े हुए उस कुएं के पैरापेट। तो ये भी मुझे बहुत बढ़िया चीज लगती है, मतलब विश्वनाथ का, स्पेशली अगर लोग उनको ट्विटर पे या कहीं पे फॉलो करते हैं, जिस भी जगह जाते हैं वहां पे सबसे पुराना कुआं ढूंढते हैं। और उसके बाद वो उस कुएं से उस जगह की हिस्ट्री और इतिहास जो है उसकी जांच करना शुरू करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी, मतलब उनकी पकड़ जो है वो कुएं से शुरू करते हैं जगह की। सौरभ, बात यह है ना कि कुएं के अंदर जो पॉटरी फ्रैगमेंट्स मिले या फिर जो स्केलेटन्स मिले या हड्डियां मिली, उससे भी हम काफी सारी हमारी संस्कृति के बारे में जाना है, पूरे विश्व में, भारत में नहीं, सब जगह। सो इट्स आल्सो एन आर्कियोलॉजिकल प्लेस। द वेल इज आल्सो आर्कियोलॉजी। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आते हैं इस बात पर विश्वनाथ की, जो डिपेंडेंस है हमारा, जो निर्भरता है भारत की, अपवाद है भूजल पे, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, उसके नतीजे क्या हुए हैं? उसका फायदा भी हुआ ही है, इतनी कंटिन्यूटी रही है सिविलाइजेशन की,
पर आज मॉडर्न काल में हम देखें तो उसकी कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी रहे हैं, जैसे हम बोरवेल की बात करते हैं वगैरह। तो क्या इसके दोनों पहलू क्या है, थोड़ा समझाइए हमें। देखिए, इसमें भी एक ऐतिहासिक जुगाड़ है, या फिर कुछ एक सिलसिले के कारण ये हो गया। 64, 65 और 67 में यहाँ 3 साल काफी मात्रा में बारिश कम हुई, ड्राउट आया, अकाल भी आ गया, फैमिन भी आ गया, लास्ट फैमिन था। और तभी सी सुब्रमण्यम गए और मैं स्वामीनाथन गए, नॉर्मन बोरलॉग से मिले और हाई यील्डिंग वैरायटी ड्वार्फ वैरायटी वीट लाया गया। मेक्सिको से 18,000 टन गेहूं लाया गया और पंजाब में हरित क्रांति शुरू हो गई। इसी समय यूनिसेफ जो काम कर रही थी यहाँ भारत में, ये देख रही थी कि गांव में पानी की बहुत तकलीफ है और बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है। तो यूनिसेफ ने यह तय किया कि हार्ड रॉक ड्रिलिंग रिग लाया जाए, यूएसए, यूके और डेनमार्क से। तो इन 3 देशों से वो हार्ड रॉक ड्रिलिंग रिग लाया गया। तब तक हमारे पास हार्ड रॉक में ड्रिल करने की क्षमता नहीं थी। हम लोग छोटे छोटे कुएं बना लेते थे 50, 60, 70 फुट बोरिंग द्वारा, लेकिन हार्ड रॉक में ड्रिल नहीं कर पाते थे। वो उन्होंने पहले 17 बोरवेल रिग मंगाए। तो ये बोरवेल रिग सब जगह गांव-गांव में गए और इन्होंने बोरवेल ड्रिल किया और राजकोट का एक पंप बनता था, वो पंप लगाया और पानी दिया सब गांव को। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था ये, क्योंकि सब गांव को पानी, पीने का पानी, और वो भी शुद्ध पानी, क्योंकि बोरवेल का पानी तब बहुत शुद्ध हुआ करता था। वहां पे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन अभी जोरों पे नहीं था, तो पानी मिला। लेकिन भारत की पंप वहीं से आए क्या, जो हम लोग उसके बाद वो राजकोट के बाद वो जो राजकोट पंप था वो बहुत बार टूट जाता था, वो काम नहीं करता था। तो मार्क 2 हैंडपंप का आविष्कार यहाँ भारत में हुआ। ये मार्क 2 हैंडपंप जो भारत में बना, वो पूरे विश्व में फैल गया। वो बड़ा अच्छा, बहुत ही कड़क हैंडपंप था, जो कुछ भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हैंडपंप का भी आविष्कार यहाँ बोरवेल के जरिए भारत से ही हुआ। लेकिन एक काम ये हुआ कि भारत वाले टिपिकल जुगाड़, तो इन्होंने रिग को लिया और रिग को ही बनाने लगे। तिरुचेंगोड नाम की जगह है तमिलनाडु में, जो कि आजकल मक्का मानी जाती है बोरवेल रिग की। क्योंकि ये रिग हम लोगों ने बनाना शुरू किया, तो ये एग्रीकल्चर में, यानी खेती में भी पहुंचने लगा, बोरवेल खेती में भी पहुंचने लगा, जबकि लाया गया था पीने का पानी देने के लिए। तो जब सिंचाई के लिए पहुंचने लगा ये बोरवेल, ट्यूबवेल और बोरवेल, तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ इसलिए करने लगा क्योंकि उसी जगह पे पीने का भी पानी का बंदोबस्त किया जाता था और सिंचाई के लिए भी। और वो यदि वो गहरा बोरवेल हो जाए तो फिर ये सूख जाए, हैंडपंप सूख जाए। तो ये कंपटीशन आने लगा और इसके कारण काफी तकलीफ हुई। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट मिला हमें, जो हरित क्रांति की जो भी बहुत ज्यादा उपजाऊ बन गया हमारा देश, wheat, rice production, everything increased many folds, right? We were able to support the population. But all this was possible because of the groundwater revolution. तो ये 40 साल चला, 40 से 50 साल तक ज्यादा कुछ प्रॉब्लम के बिना चला। लेकिन अब क्या है कि अब सप्लाई खत्म होने लगा है काफी इलाकों में। तो अब 2 चीजें करना है। एक तो सप्लाई ऑग्मेंटेशन करना है, यानी हमें पानी को भूजल में डालना पड़ेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में। लेकिन दूसरा है कि डिमांड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अब ये डिमांड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये पूरा हमारा जो डिपेंडेंस है 4 क्रॉप पे लगता है: गेहूं, चावल, शुगर केन, गन्ना और कपास, कॉटन। These 4 crops consume 70% of the agricultural water which comes from groundwater. तो इस 4 पे हम काबू कैसे लाए ताकि किसान को भी कुछ तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन हमारे बाजार में भी रहे प्रोडक्ट, और पानी की खपत जो कम हो वो कैसे हो, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे आगे है। तो ये और आजकल तो मतलब देख के वो लगता है जो हमारे लोकल बोरवेल है, मतलब 1000 1200 1500 फीट तक चले जाते हैं। किसी दिन मुझे लगता है तेल भी निकाल डालेंगे वो लोग। तो वो आई मीन इतना उन्होंने तरक्की कर ली है। और जैसा आपने बोला, शायद दुनिया के सबसे बढ़िया वो लोग बोरवेल ड्रिलिंग मशीन्स हैं, और एकदम कॉम्पैक्ट सी, मतलब एक गाड़ी आती है सीधे और अगले दिन बोरवेल खोद करके चली जाएगी, एक छोटी सी कार में सब कुछ, राइट। तो उन्होंने जबरदस्त इंजीनियरिंग करी है इस चीज की। लेकिन शायद इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा हो गई कि जो पहले जो पानी हम 50-100 फीट से निकाल रहे थे, वो बार बार रिप्लेनिश हो रहा था ऊपर से ही। तो ये शायद जो हमने नीचे से निकाला, ये पानी रिप्लेनिश होने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल। तो हमने खूब सदियों का पानी कुछ दशकों में खत्म कर दिया है। बिल्कुल। तो ये एक तरीके का, जैसे जिसे माइनिंग बोलते हैं ना, जैसे सोने की खान होती है, सोना निकल गया तो खान खत्म।
तो हमने एक पानी की माइनिंग कर डाली है। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल। हमारी माइन एक बार खत्म हो जाए तो फिर तो मतलब ये जैसे माइनिंग टाउन होते हैं जो उजाड़ हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर के लिए ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खतरा है। एक तो पानी की खपत ज्यादा होने लगी, बहुत इस्तेमाल करने लगे। दूसरे जो तालाब थे, जो पानी को सींचते थे, वो कम होने लगे। दोनों ही चीज एक तालाब साथ में हुई जो है। पानी जमा, दोनों एक साथ होने लगा है। जो तालाब में पानी इकट्ठा होता था, फिर भूमि के नीचे चला जाता था, वो खत्म होने लगे हैं, क्योंकि तालाब के इर्द गिर्द सब लोग जमीन अपना हड़पने लगे हैं, वहां पे खेती करने लगे हैं, तो पानी आता नहीं है तालाबों में। तो दोनों का पुनर्निर्माण होना है, एक तो तालाबों का और दूसरा ग्राउंड वाटर का। दोनों साथ साथ जाएंगे और दोनों पे साथ साथ काम करना है। लेकिन आजकल लोगों को पता भी चलने लगा, क्योंकि 1200 फुट बोरवेल आप बनाओ, ड्रिल करोगे और पानी न मिले तो 3 या 4 लाख रुपए आपके चले गए, नष्ट वेस्ट हो जाते तो हैं। लोग सोचने लगे हैं कि क्या ये आवश्यक है हमें बोरवेल बनाना, इसका उपाय क्या ढूंढे। ये सोच भी आने लगी है समाज में और आएगी। और इस पे भी थोड़े थोड़े और उपाय होने लगे हैं। लोग बोरवेल रिचार्ज बहुत अधिक मात्रा में करने लगे हैं, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज काफी लोग आ गए हैं, काफी लोग करने लगे हैं। ये भी होने लगा है। दूसरा जुगाड़ यहाँ पे देवनहल्ली के आसपास लोग करने लगे हैं, जो कि 1200 फुट का आपका बोरवेल रहा, आप कान लगाए उसमें, तो आप देखते हैं कि 100 फुट या 150 फुट में जहां पानी आ जाता है बारिश के कारण, वो गिर रहा है बोरवेल में, और 600-800 फुट पे निकल जा रहा है फिर से। तो ये आपका पानी आपको सुनाई दे रहा है कि वो जा रहा है, तो क्या करें आप इसे पकड़ने के लिए? तो लोग एक वॉलीबॉल का ब्लैडर लेते हैं, अच्छा, उसको उतारते हैं 200-300 फुट, उसमें हवा भरते हैं, फिर व्हाइट सीमेंट डालते हैं ऊपर से और उसे सील कर देते हैं बोरवेल को। अच्छा। 300 फुट पे। और जो ये 150 और 200 फुट का पानी जो मिलता है बोरवेल में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती है, लेकिन काफी हो जाती है 1 एकड़ जमीन की सिंचाई करने में। और ड्रिप इरिगेशन लगा लिया तो 2-3 एकड़ हो जाता है। तो फिर से हम लोग एक्विफर में 1200 फुट से 200 फुट की तरफ आने लगे हैं। हाँ। अच्छा, और बोरवेल डॉक्टर लोग हैं, छोटे छोटे लैपटॉप लेके, वेबकैम लेके, ये लोग हर किसान को वेबकैम अंदर छोड़ के बोलने लगे हैं कि कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, क्या करना साइड चाहिए। से रिस रहा है वगैरह, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। सो ये भी गांव में आने लगे हैं आजकल लोग, ऐसे छोटे छोटे से। और 1500 रुपए में आपको एक सीडी दे देंगे आपकी बोरवेल की इंडोस्कोपी करके। अरे वाह। तो ये एक साइंस, ये भी तरक्की कर रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ जमीनी तौर पे बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव हमें समझना चाहिए, और उस बदलाव के साथ जुड़ के उस काम को आगे ले जाना चाहिए, स्केल पे ले जाना चाहिए, ना कि हम सोचे कि हम लोग ही पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंज कर लें। बिल्कुल। दोनों चीजें बात करना पड़ेगा। और ये शायद जो हमारा, आप बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान में एक निजीकरण वाली चीज है ही शुरू से, मतलब लोग सोचते हैं कि पानी का खुद लोगों को आदत ही है, खुद उनको लगता नहीं कि कोई और देखने वाला है, तो खुद ही देखना है। तो लोग खुद ही उसके, जब समस्या आ रही है तो फिर खुद ही उसका समाधान भी लोग खोज ही लेंगे शायद। तो थोड़े दिनों के लिए, कुछ 10, 15, 20 साल के लिए किसानों को तकलीफ होगी, क्योंकि जब समाज परिवर्तन करता है तो ये परिवर्तन के समय में बहुत कष्ट होती है, जो बदलाव लाना होता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो बदलाव आ ही जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हमें तेल मिल जाएगा, क्योंकि तेल मिलेगा तो उस पर तो बड़ा जबरदस्त टैक्स लग रहा है, 90-95 रुपए तक पहुंच गया लीटर। अच्छा है कि पानी ही मिले। नहीं पर प्रणय, और ये मुझे एक और अच्छी चीज लगती है, एक बार पहले भी विश्वनाथ ने मुझे, मतलब हम लोग काफी, खासकर पानी को लेकर निजीकरण की काफी गालियां दी जाती है, लेकिन विश्वनाथ तो इवन टैंकर माफिया को भी बुरा नहीं मानते कि एटलीस्ट हर जगह पानी तो पहुंचाते हैं। हाँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि टैंकर माफिया, जो माफिया का इस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर वो इटालियन बोले, या फिर स्पैगेटी पिज्जा खाए, या फिर मेक एन ऑफर आई कैन नॉट रिफ्यूज ऐसे बोले। ये तो नहीं है। हाँ, ये है कि कार्टेलाइजेशन होता है, थोड़े इलाके में अपनी दादागिरी करते हैं और किसी और को आने नहीं देते। पर ये तो सब बिजनेस का डीएनए में ही यही है। द होल डीएनए ऑफ बिजनेस इज टू एलिमिनेट कंपटीशन। वो कोई नई चीज नहीं है। तो रेगुलेशन, अब ये माफिया पे कंट्रोल कैसे लिया जाए, मेरे हिसाब से और अधिक लाइसेंस दे आप, और लोगों को लाएं सेक्टर में। कंपटीशन इज द सॉल्यूशन टू कार्टेलाइजेशन एंड प्राइस रिगिंग। बिल्कुल। जबकि हम सोचते हैं कि लाइसेंस परमिट के जरिए हम कंट्रोल ला पाएंगे। हाँ। और दूसरी बात, और सोचते हैं कि हम टैंकर वालों को खत्म कर दें, खत्म करेंगे तो और आ जाएंगे, मतलब जो सरकारी शहर लेकर आएंगे उनको आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो आप ऐसे इलाकों को खोज निकालो जहां पे बोरवेल डाला जा सके और कुछ पानी निकाला जा सके जो कि सस्टेनेबल हो, और 2 लाइसेंस बांटने दो लोगों को पानी। उनका भी एक लाइफस्टाइल हो जाएगा और पानी भी मिल जाएगी लोगों को, और प्राइस भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। यह है ना कि हम लोग कंपटीशन कमीशन या मोनोपोलीज एंड
कॉपरेटिव ट्रेड प्रैक्टिस जो है ना एक्ट, उस टाइप की संस्था इस पे काम करनी चाहिए, ना कि कोई वाटर सप्लाई इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वाटर सप्लाई इंस्टीट्यूशन खाली सिविल इंजीनियर से भरा हुआ है. There is the problem is economic. It's not a water problem, it's an economic problem, and we are trying to address it as a water problem. और यूजली जो जल विभाग तो सीधे आके बोलेगा चलो सब हटो, मैं दूंगा सबको पानी, मतलब किसी को नहीं मिलेगा फिर. ये बहुत अच्छी बात की आपने, और ये आर्थिक तौर पे हम लोग थोड़े समझने की कोशिश करते हैं. तो एक तो जैसे हम लोग कहते हैं कि भूजल जो है वो एक कॉमन पूल रिसोर्स है ना. मतलब वेल तो ठीक है, प्राइवेट हो सकता है, मैं अपने घर में डाल सकता हूँ, लेकिन बेस जो है वो तो सेम है, तो सब लोग उसी से ले रहे हैं. तो ये जो कॉमन पूल रिसोर्स है, इसको मैनेज करने के लिए तो काफी थियरीज हैं, तो उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं क्या? जैसे मैंने देखा था कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी बदल सकते हैं, कि अगर आप जमीन ओन करते हैं तो उसके नीचे का पानी शायद आप नहीं ओन कर सकते हैं, और एक कॉमन पूल पे आपको बोरवेल डालना पड़ेगा, ना कि आप हर कोई अपने स्ट्रॉ लगा रहा है और पानी खींच रहा है वगैरह वगैरह, राइट? तो ये भारत में इसकी क्या स्थिति है अभी? क्या अगर मैं एक जमीन प्लॉट ओन करता हूं तो मैं कितने भी बोरवेल डाल सकता हूं क्या उसमें? बिल्कुल, ईस्टमेंट एक्ट के जरिए आप जितना भी बोरवेल डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन प्रणय इसमें दो समस्या है. एक, यदि आपको स्टेट जो गवर्नमेंट है वो आपको पानी ना दे, तो आपको वो कैसे रोक सकता है पानी आप अपने आप पानी का प्रबंध करने में, है ना? तो शहरों में देखिए आप कि शहर के किनारे पे जो फ्लैट्स आते हैं, बिल्डिंग आते हैं, वहां तो पाइप नेटवर्क नहीं पहुंचता है, और बोलते हैं वो अपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि जी मुझे पीने का पानी चाहिए तो मैं बोरवेल खोदूंगा, तो उसको तो रोक नहीं पाओगे आप. राइट टू लाइफ वाला मामला हो जाएगा, है ना? वैसे भी किसानों के लिए भी यदि गवर्नमेंट प्रबंध नहीं कर रही है पानी सप्लाई करने की, तो आप कैसे किसान को रोक सकते हो कि बोरवेल न डाले और अपना लाइवलीहुड ना निकाले उसमें से, है ना? तो वो एक समस्या है. दूसरी समस्या है कि वाटर इज एक्चुअली अ ह्यूमन राइट, बट इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक गुड. तो मानवाधिकार का भी एक पात्र है उसका. तो उसमें आप समझ लीजिए कि 50 लीटर प्रति पुरुष, प्रति व्यक्ति, प्रति महिला प्रतिदिन आपको फ्री में देना चाहिए, या बहुत कम पैसे में देना चाहिए. लेकिन 50 के ऊपर आपको उसे इकोनॉमिक टैरिफ डालना चाहिए, और ये टैरिफ कैसे डाला जाए ये एक समस्या है हमारे इसमें. अब बैंगलोर में तो हर घर में मीटर लगा हुआ है, आपको कावेरी पानी मिलती है तो फ्री में नहीं मिलती है, उसके लिए आप पैसा देते हैं. और बैंगलोर एक ऐसा शहर है जहां बोरवेल पे भी चार्ज लिया जाता है 100 रुपए प्रति माह, और कोई शहर में नहीं लिया जाता है 100 रुपए प्रति माह. और बैंगलोर का ये आर्गुमेंट है कि जो पानी आप इस्तेमाल करते हो बोरवेल में से, वो आप सुएज लाइन में छोड़ देते हो, और उस पानी को, सुएज को हमें कलेक्ट करना पड़ता है, कन्वे करना पड़ता है, फिर उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसलिए आप उस पे सैनिटरी चार्ज करके दे दो. तो ये पहला कदम है. दूसरा कदम ये होगा कि शहर उस पे एक मीटर लगाए बोरवेल पे, और बोले कि देखिए आप 5,000 लीटर या 10,000 लीटर आप प्रतिमाह फ्री ले लीजिए, लेकिन 10,000 के ऊपर आप जब लेंगे तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, which will go towards common pool resource to invest in more recharge. That should be the comparison. ऐसी सोच आनी चाहिए, और आ रही है. पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करके हो रहा है कुछ कई इलाकों में काम, जहां जो किसान के पास बोरवेल है और जिसके पास नहीं है, उन दोनों को एक ग्रिड में जोड़ा जाता है, और जो भी भूजल का पानी है वो बांटा जाता है सब किसानों में. अब जो किसान के पास बोरवेल है वो पानी क्यों दे जिस किसान के पास बोरवेल ना हो? क्योंकि ये थ्रेट है, इम्प्लिसिट थ्रेट, कि वो बोरवेल डालेगा जो आपके बोरवेल से गहरा होगा और आपका बोरवेल सूख जाएगा. इससे बेहतर है कि आप थोड़ा पानी दे दे और आपके बोरवेल को आप शेयर कर ले. तो ऐसे शेयरिंग यूनिट्स जो क्रिएट कर ले 25, 30, 50 फार्मर्स की, वो वैसे हो सकती है ना, कॉमन पूल रिसोर्स की तरफ आ सकती है. गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कॉमन पूल को डील कर पाए. वो माइंडसेट ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि कॉमन पूल को कैसे मैनेज करे, कैसे रेगुलेट करे. शहर में आप एक और उदाहरण है जहां रेनबो ड्राइव नाम की एक जगह है, 36 एकड़ की जमीन है, 360 साइट है वहां पे. 360 साइट होते तो 360 बोरवेल डाला जाता था वहां पे, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपना बोरवेल डालता 900 फुट गहरा. 2 लाख रुपए खर्च होते, 360 इंटू 2 7.2 करोड़ खर्च करते थे. जो स्ट्रॉ वाली बात आई, 360 स्ट्रॉ और एक ही छोटा सा कोका कोला बॉटल या फिर नारियल का पानी आप समझ लें. लेकिन उन्होंने क्या तय किया कि किसी प्राइवेट वाले को बोरवेल करने का परमिशन नहीं देंगे, कम्युनिटी बोरवेल डाला जाएगा 3, और जितना पानी मिलेगा उसे बांटा जाएगा. और बांटा जाएगा किस जरिए? मीटरिंग किया जाएगा, और उस पर टैरिफ प्राइसिंग भी होगा. 20,000 लीटर से ज्यादा आप लोगे तो 120 रुपया प्रति किलो लीटर दोगे.
और जो पैसा इकट्ठा होगा वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खर्च होगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे खर्च होगा, इधर उधर आलतू फालतू चीजों में खर्च नहीं होगा, पानी पे ही खर्च होगा, ताकि नेट पानी का कंजम्पशन जो है वो कम हो जाए। तो ऐसे उदाहरण जो मिल रहे हैं हमें, उस पे हम उसको लेके हमें रेप्लिकेट करना है और थोड़ा स्केल अप करना है, और बहुत बढ़िया उदाहरण मिल रहे हैं सब जगह। वाह, तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब इस बात मुद्दे पर आ जाते हैं, मतलब सॉल्यूशंस के ऊपर ना। आपने उदाहरण दिए, तो जैसा आपने कहा कि ये समाज, सरकार, बाजार तीनों की बात है, क्योंकि सिर्फ मार्केट फेलियर या गवर्नमेंट फेलियर नहीं है, ये सोशल फेलियर भी है हमारा। तो इनको कैसे सुलझा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार के बारे में ही आते हैं। अब मैं ये जानना चाहता था विश्वनाथ की, जैसे सरकार में ये एक जुनून रहता है ना ये पाइप्ड वाटर पहुंचाने का, और हमारे यहाँ पे जैसे कई फंड्स भी मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक, जीका वगैरह वगैरह, जिसमें फोकस यही रहता है कि आपको पाइप से पानी कैसे पहुंचाया जाए। तो ऐसा क्यों सरकार, क्यों हम लोग ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ पाइप पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आपको शायद बोरवेल भी सोल्यूशन हो सकता है, शायद वेल भी सोल्यूशन हो सकता है, लेक भी सोल्यूशन हो सकता है। तो सरकार क्या कर सकता है इस बारे में? प्रणय, ये बात सही है कि हमारे पास जितने उदाहरण हैं, जो प्रगतिशील देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उस पे देखिए तो वहां सब जगह पाइप वाटर आ गया है, तो हमें और कोई कल्पना नहीं होती कि किस ढंग से पानी पहुंचाया जाए घरों तक। और दूसरी बात ये भी है कि घर तक पानी पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी सुविधा होती है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जिम्मेदार है पानी लाने के लिए। और यदि हर घर में नल पहुंच जाए और हर घर नल 24 घंटे पानी दे, और वो भी शुद्ध पानी दे, स्वच्छ पानी दे, और उसके साथ साथ सैनिटेशन या सीवरेज भी जुड़ा जाए, ताकि जो दूषित पानी है वो भी निकाला जाए ठीक से, तो उससे महिलाओं पे बहुत ज्यादा बेनिफिट आता है। तो मेरा गवर्नमेंट के साथ ये कोई नहीं है डायलॉग डिस्कशन की ना करें ऐसे करके, लेकिन ये भी सोचे कि जो सोर्स होगा उसको कैसे हम सस्टेनेबल रखें, जहां से पानी हम निकालेंगे, और वो पानी बोरवेल से भी निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली नदी से या तालाब से लाया जाए, बोरवेल से लाया जाए। और वो बोरवेल को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उस एक्विफर को समझना पड़ेगा, और ऐसे करना पड़ेगा कि वो जो भूजल है उस पर किसी और बोरवेल का प्रभाव ना पड़े, जो किसी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए और किसी कारखाने के लिए उपयोग किया जाए, उसका प्रभाव इस पीने वाले जो बोरवेल है उस पर ना पड़े। और पीने वाले बोरवेल में इतना पानी सींचा जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए या तालाब के जरिए कि सालाना, और यदि किसी 1 या 2 साल पानी बारिश की मात्रा भी कम हो जाए तो भी उस सोर्स में पानी होना चाहिए, और अच्छा पानी होना चाहिए। तो इस ढंग से सोचने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक, वाटरशेड मैनेजमेंट यानी वाटर बजटिंग करना पड़ेगा हमें, ग्राम पंचायत लेवल पे या हैबिटेशन लेवल पे, गांव की बात करे जाए, और सिटी लेवल पे तो सिटी लेवल पे भी वाटर बजटिंग करना पड़ेगा कि हमारे सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है और हमारे डिमांड क्या है और सस्टेनेबिलिटी क्या है। और दूसरा, जब बजटिंग कर ले तो उसके बाद डिसिप्लिन यूज हो, डिमांड मैनेजमेंट हो। ऐसा नहीं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ले, तालाब में से मिट्टी निकाल ले और तालाब में पानी आ जाए और नीचे कोई एक बोरवेल डाल दे और उसमें गन्ना उगाने लगे कोई एक किसान या कोई एक व्यक्ति, राइट। तो both have to go together. इसके लिए the right institutions of governance have to be created at the lowest possible level. That is a gram panchayat, village water sanitation committee, or ward committee at a city level. Ward committee should do water budgeting, and ward committee should also interact with utility, BWSSB हो या किसी और के साथ, so that there's a democratization of water governance. With that, there should be economic discipline together. बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो हम एक्वाफायर जो बनाते हैं उसको हमें पानी और एग्रीकल्चर को अगर हम अलग कर दें यूजेज एक्वाफायर लेवल पे, सिर्फ बोर लेवल पे नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है कि एटलीस्ट हम पीने के पानी को तो एकदम संरक्षित कर लें। फिर एग्रीकल्चर जितना है वो तो एक इकोनॉमिक नीड है, तो आप पानी कम ज्यादा के हिसाब से क्रॉप डिसाइड करेंगे, पर अब जिंदा रहने के लिए तो पानी चाहिए, वो अलग, उसको हमें बिल्कुल अलग से बजटिंग करनी चाहिए उसकी, और एक तरह से अलग से उस वो टाइप के हमारे रिसोर्सेज को एक अलग से ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, जो पीने का पानी है, जो लाइफलाइन वाटर कहेंगे हम, उसे अलग ढंग से सोचना पड़ेगा हमें। अब विश्वनाथ, इस पर ही मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहता था। मैं पाइप वाटर और घर पे नल में पानी आने से तो कोई मलाल नहीं हो सकता, पर वो पानी कहाँ से आता है उस कल्पना की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार हमेशा, जब जैसे BWSSB जो बैंगलोर में सप्लाई करते हैं,
वो भी हम लोग एक स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है, वो तो बीबीएमपी नहीं कंट्रोल करती जैसे कि। और वो जब सोचते हैं पानी का तो वो कहते हैं कावेरी से लेकर आओ या शरावती से लेकर आओ, तो 100 200 300 किलोमीटर दूर से पाइप लगा के पानी लाने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस बारे में बोल रहा हूँ कि क्यों कुछ सरकारें सोच रही है क्या कि हम लोग क्यों ना बोरवेल से एक्सट्रैक्ट करें या फिर लेक से एक्सट्रैक्ट करें, ना कि इतनी दूर दूर की नदियों से लाए पानी। तो इतना ये थोड़ा जरा पेचीला सवाल है। एक तो संस्था पे डिपेंड होता है, यानी संस्था पे निर्भर होता है, क्योंकि जो संस्था में आप एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट ना हो, जो भूजल जानकार ना हो, भूजल विशेषज्ञ ना हो, बल्कि खाली सिविल इंजीनियर्स हो, सिविल जो पाइप वाटर सप्लाई पे सप्लाई करने लगे, तो उससे भूजल दिखाई ही नहीं देते ना, संस्था को ही नहीं दिखाई देती। तो संस्थाओं को हमें रीआर्किटेक्ट करना पड़ेगा और उसमें अलग अलग किस्म के एक्सपर्ट्स को लाने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, क्लाइमेट स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की जरूरत होगी और वेस्ट वाटर स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी ना। इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा हमारे संस्थाओं में, क्योंकि BWSSP जैसी संस्था 64 में बनी, पहली संस्था थी जो भारत में जो स्पेशलाइज्ड वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पे बनी। अच्छा। पहली बात। उससे पहले भी एक बात है, देखिए बैंगलोर शहर की बात करें तो 84, 85, 86 3 साल यहाँ पे भी बहुत बड़ा अकाल आया था। 1 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। जो 1000 तालाब थे सब सूख गए थे, जो कुएं थे सब सूख गए थे। 1 लाख लोग मर गए, जबकि पूरे मैसूर स्टेट में 2.5 लाख से 3 लाख लोग की आबादी थी। तो दैट वाज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सिटी। की सिटी देन सेड कि कहीं तो हम रिलायबल सोर्स से पानी लाना जरूरी है, क्योंकि ये तालाब सूख जाते हैं। तब जाके हमने हेसरगट्टा स्कीम लिया 1894 पे और वहां से पानी लाने लगे। शहर को पानी वहां से नदी से आने लगा, हेसरगट्टा से। तो वो जाके तिपकोडनल्ली, फिर कावेरी तक, क्योंकि सस्टेनेबल सोर्स और ये भय कि तालाब जो है या ग्राउंड वाटर है ये खत्म हो जाएगा, और आबादी भी बढ़ती गई। तब बैंगलोर की आबादी 2 लाख थी और अब आप जानिए 130 लाख है, 1.3 करोड़ है, 130 लाख है। तो ये आबादी को लोकल सोर्सेस से सप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा। लोकल सोर्स सप्लीमेंट करेंगे, देयर विल बी अ ह्यूज सप्लीमेंट और काफी हद तक पानी देगी, लेकिन पूरा पानी न दे पाएगी। ये एक ढंग से देखना पड़ेगा, एक तो संस्था के डिजाइन से कि कैसे विशेषज्ञ हैं उस संस्था में, दूसरे पानी कहां से लाया जा सकता है, और तीसरी बात जो बैंगलोर कर दिखा रही है कि कावेरी से जितना पानी लाती है बैंगलोर, ये करीब 7% ऑफ कर्नाटका का अलोकेशन जो है, कावेरी ट्रिब्यूनल ने जो अलोकेशन दिया 7% बैंगलोर ले लिया, एक्चुअली 6.67%, with 50% of Karnataka's population in the city. 50% of Karnataka's population is here, we're taking 6.67%. Of that, 80% जो है ये 6.67% का, इसे ट्रीट करके हम कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर, आनेकल भेज रहे हैं, जहां किसान इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो city has become a pass through for water. It is reinforcing it with fertilizer and water, and it's now a water and fertilizer factory. And it is supporting the hinterland, which is drought, right? So the city net is taking only 1% of Karnataka's allocation of water and supporting 50% of population and 70% of the GDP of the state, which then goes. So let us not grudge the city its waters from distance. What a city does is the most efficient in terms of humanitarian considerations, in terms of economic considerations. हाँ, ये दोनों दृष्टिकोण से जो शहरीकरण हो रहा है, मेरे हिसाब से, अब ये बहुत सारे लोग मेरे पे चढ़ बैठेंगे कि मेरे हिसाब से पानी के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। कब तक अच्छी बात है? जब तक कि शहर अपने पूरे जो प्रदूषित पानी है उसको कलेक्ट करके, ट्रीट करके अपने किसानों को दे, ना कि नदी में बहने दे, ना कि तालाब में आने दे, पोल्यूशन ना होने दे, बल्कि किसानों को दे, ताकि किसान अपनी खेती उपजाऊ बनाए और उसके पास 365 दिन पानी हो। तो ये पहला शहर है जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट को हमने प्रोत्साहन देना है, क्योंकि जब तालाब भरते हैं, ना कि किसान को पानी मिलता है, बल्कि पशु पक्षियों को भी पानी मिलता है, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 137 रंगनतिट्टूस इन कोलार with wastewater. So this is the imagination that we have, and that wastewater वो भी भूजल में जाता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें, वो भूजल में जाता है और कुएं से लोग पानी ले रहे हैं, किसान बोरवेल से नहीं, कुएं से ले रहे हैं, और कुएं में भी ड्रिप इरिगेशन डाल रहे हैं, ताकि वो पानी जो डिस्ट्रीब्यूट करे वो भी बहुत एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये समझ हमारे अभी पॉलिसी मेकर्स को और इंजीनियर्स को पूरी तरीके से नहीं आया है। ये जो पूरा स्कीम था ना, ये पॉलिटिकली ड्रिवन था, और पॉलिटिशियंस को हम गाली देते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस
can get a scheme implemented, which a bureaucrat cannot, right? But this has been implemented by essentially one politician. मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, कृष्ण बैरेगौड़ा, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उनकी कल्पना है और उसके जरिए ये हुआ है। तो अभी हम हमारे पूरे शहरों को भारत में वाटर और फर्टिलाइजर फैक्ट्री के दृष्टिकोण से देखें, वेस्ट वाटर को ट्रीट करें और किसानों को दे दे, तो कितना बड़ा बदलाव आएगा, कितना बड़ा बदलाव आएगा। और वो सब अभी हो रहा है क्योंकि वेस्ट वाटर पॉलिसी लिखी जा रही है, पानी पे बजट में काफी सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पानी पे और वेस्ट वाटर पे। और अगले दिनों में 5 से 10 साल में मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं सोचता हूँ कि भारत का चेहरा बदल जाएगा पानी के दृष्टिकोण से। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। और हम तो शहरीकरण के बहुत समर्थक है, तो हमको तो कोई इसमें चिंता और नहीं। ये वाली चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी प्रणय, मतलब बैंगलोर हिंदुस्तान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी सबसे अग्रही था, सबसे पहले यहीं पे बड़ी शुरुआतें हुई और बाकी देश चेन्नई में भी कैचअप कर रहा है। हाँ, लेकिन बैंगलोर काफी आगे था। चेन्नई में भी हुई और भी शहरों में, पुणे में भी है, लेकिन बैंगलोर काफी अब। लेकिन ये वाली जो चीज है कि बैंगलोर जो जिसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के रूप में शहर को जो इन्होंने शहर की कल्पना दिखाई, ये मैंने पहली बार सुनी। मतलब ये बहुत ही जबरदस्त परिकल्पना है। इसमें शहर और गांव के बीच का द्वेष खत्म होकर शहर गांव का दोस्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब तो ये कंपटीशन आएगा कि किस गांव को ये पानी दिया जाए। अब लोग यहाँ झगड़ने लगे हैं कि नहीं, हमारे तालाब में ये पानी आना चाहिए, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे चर्चा होने लगेगी कि कहाँ भेजा जाए ये पानी। हाँ, किसको मिले, कौन से गांव को पहले मिले और कौन से तालाब को पहले मिले, ये सब चर्चा हो रही है। और जैसे प्रणय ने कहा, सही कहा, चेन्नई में पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ और हमारा और चेन्नई का अच्छा कंपटीशन है, पॉजिटिव कंपटीशन है बहुत सारे टेक्नोलॉजी को लेके, और होना भी चाहिए क्योंकि जब एक दूसरे के साथ शहर जूझते हैं ना पॉजिटिवली, तो काफी कुछ तरक्की होती है। चेन्नई रेन वाटर हार्वेस्टिंग में नंबर 1 है, बैंगलोर नंबर 2 है दूसरी मात्रा पे, और हमारा टारगेट ये है कि हम चेन्नई को ओवरटेक कर ले। चेन्नई एक और काम बहुत बढ़िया कर रही है, अपनी स्विच ट्रीटमेंट प्लांट में से पूरा एनर्जी निकाल के, स्विच ट्रीटमेंट प्लांट उसी के एनर्जी से चलता है। अच्छा, जो हमें सीखना है, और चेन्नई को हमसे ये सीखना है कि पानी कैसे किसानों को दिया जाए, राइट। तो ये जो कंपटीशन होती है, हमारे चेन्नई के इंजीनियर साहब दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, हम दोनों एक साथ काफी बार चर्चा करते रहते हैं किसका सांबार अच्छा है, और वहां से चालू होती है चर्चा कि चेन्नई की सांबार तो उन्हीं लोगों का अच्छा है। नहीं, मैं नहीं मानता सौरभ, ये तो सौरभ झगड़ा हो जाएगा। ये चीज पे तो झगड़ा के लिए तैयार हूं मैं। अच्छा, ठीक है। अभी हमारे प्रणय हम लोग गुड़ डाल देते हैं सांबार में, वो किसी लोगों को गुड़ पसंद है, किसी को नहीं है। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, तो सांबार, अभी भूख लग रही है, पर सांबार से हम लोग वापस पानी की ओर आते हैं। तो विश्वनाथ, ये जो एक्सपेरिमेंट जो आपने कहा है, जो परिकल्पना है, ये दूसरे शहरों में भी इम्प्लीमेंट हो रही है या सोच भी रहे हैं क्या लोग, जैसे पुणे वगैरह वगैरह में? हाँ, पुणे में जरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन इनफॉर्मली ये काफी शहरों में हो रहा है। तुमकुर शहर जो है 3.5 लाख पॉपुलेशन है, 70 किलोमीटर दूर है बैंगलोर से। यहाँ पे करीब 20 मिलियन लीटर पर डे वेस्ट वाटर निकल रहा है। हाँ, 200 लाख लीटर प्रतिदिन। तो ये थोड़ा कुछ ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, थोड़ा कुछ अनट्रीटेड वाटर पहुंच जाता है, एक तालाब में पहुंच जाता है। तो वहां के जो किसान हैं, उन्होंने एक उपजाऊ पदार्थ की खोज की है जिसका नाम है बजे, वाख कहते हैं, एकोरस कैलामस। इट्स अ वेटलैंड प्लांट। ये बहुत मेडिसिनल प्लांट है, और 230 एकड़ में ये लोग उसको उगाते हैं, और हर किसान को करीब 4 लाख रुपए मिल जाता है प्रति एकड़। जबकि जब वो वेस्ट वाटर को यूज करके यदि चावल का उत्पादन करता है तो उसे 80,000 से 90,000 मिलता सालाना। अब 3 से 4 लाख मिल जाते हैं उसको। तो ये पूरा ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। वो ये बजे का जो क्रॉप है, ये पूरा ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ट्रीटमेंट प्लांट की जगह काम कर रहा है, और एक बूंद वेस्ट वाटर वेस्ट नहीं जाता है, उसका उपयोग किया जाता है और किसान निकाल रहे हैं। विजयपुरा नाम की जगह है, देवनहल्ली से दूर, थोड़ी सी दूर, ये 50,000 पॉपुलेशन वाली जगह। यहाँ पे जो वेस्ट वाटर बह के जाता था, कुछ किसानों ने उसको निकाला, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, जिसे शुद्धिकरण बिल्कुल न किया गया हो, और उसके जरिए इन्होंने शहतूत लगाए, और खाने वाला शहतूत नहीं, शहतूत के पत्ते, और उस शहतूत के पत्ते सिल्क वर्म को दिया जाता है, सिल्कवर्म के, हाँ, और सिल्क वर्म से सिल्क बन जाता है, सिल्क। और ये पहला प्रोजेक्ट है जहां वेयर वी से इट इज शिट टू सिल्क। हाँ, वेस्ट वाटर से सिल्क बन जाता है। और इससे क्या हुआ, किसान को भी आमदनी मिल गई, शहर को भी पूरा अपना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, और सिल्क भी बन गया, मैसूर सिल्क, फेमस मैसूर सिल्क बन गया उस वेस्ट वाटर से। लेकिन ये हमारे लॉस में नहीं है,
लीगली यदि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखे इसको तो बोलेगी नहीं नहीं स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है और उस पानी में से जो नाइट्रेट और फॉस्फेट है जो कि खाद है उसको निकालना है. We have to remove the nitrates and phosphate and then release the water. It's a ridiculous thing to do because fit for purpose treatment में we need that nitrates and phosphate. हाँ? तो ये सोच हमें बदलना पड़ेगा. जो आप पूछ रहे थे कि उदाहरण ऐसा है, ये फॉर्मल उदाहरण है जहां कर्नाटका बैंगलोर शहर में फॉर्मली ट्रीट करके भेजा जा रहा है, बट इनफॉर्मली तो ये काफी शहरों में चल रहा है. तो ये अब मुद्दा हो गया सरकार के सॉल्यूशंस का, लेकिन हम लोगों ने काफी कुछ समाज अग्रणी है इसमें भी, समाज ही अपने अपने नए नए सॉल्यूशन ढूंढ रहा है. तो अब आ जाते हैं मार्केट्स पे. तो मार्केट्स क्या सॉल्व कर सकते हैं इसमें, और जैसे आपने कहा मीटरिंग, प्राइसिंग एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जिससे कि हम लोग अपने कंजम्पशन रेगुलेट करेंगे. तो ये भी, पर ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा हो जाता है ना. लोग जब भी हम लोग कहते हैं पानी को प्राइस कीजिए तो काफी एक्टिविज्म आता है कि नहीं कर सकते पानी को बिल्कुल प्राइसिंग वगैरह. तो मार्केट सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं क्या, कुछ आप देख रहे हैं क्या? बिल्कुल, शहरों में आ रहे हैं पहले, जैसे कि आते हैं, फिर बाद में गांव की तरफ जाएंगे. लेकिन शहरों में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर आने लगे हैं, मीटरिंग करके देते हैं आपको. फ्लैट्स में अभी हर फ्लैट वाले चाहते हैं कि हर एक फ्लैट में मीटर हो, क्योंकि बाजू के फ्लैट वाला बहुत सारा पानी यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और आप कम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को बिल आएगा एक ही. ये खटकती है लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा ये नहीं खटकता है कि मैं पानी कम यूज कर रहा हूँ या ज्यादा कर रहा हूँ, पर वो ज्यादा यूज कर रहा है और उसका बिल भी मेरे जितना है, तो वो बहुत ज्यादा खटकता है. तो इसलिए हर फ्लैट पे मीटर लगाने के लिए प्लम्बर से लेके इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही है, जो कि लैपटॉप पे आप बता देगी कि डे बाय डे कितना पानी का खपत हो रहा है हर एक फ्लैट पे. वो एक पहली बहुत अच्छी चीज आ रही है. दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक एंटरप्रेन्योरशिप बन गया. लोग आके आपको डिजाइन कर देंगे, इंस्टॉल करके दे देंगे. तीसरा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. एक बढ़िया सा स्टार्टअप है बैंगलोर में, जो कि आपका वेस्ट वाटर लेगा और उसको पीने के पानी के लायक बना देगा, एज गुड एज ड्रिंकिंग वाटर, एंड इट विल सप्लाई यू बैक. तो आप उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि खाली टॉयलेट फ्लशिंग के लिए और लैंडस्केपिंग के लिए. और एक ऐसी सेट ऑफ अपार्टमेंट्स है यहाँ TZ करके, जो बैंगलोर में है, जो पहला सेट ऑफ फ्लैट्स है पूरे भारत में जो अपना वेस्ट वाटर लेके ब्लेंड करती है ग्राउंड वाटर के साथ और उसे पीती है. तो ऐसे उदाहरण भी आ रहे हैं. तो आप फिर वेदर स्टेशन देख लीजिए. अब वेदर स्टेशन कई जगह लग चुके हैं बैंगलोर में, और प्राइवेट वाले भी लगा रहे हैं, और आपको रेनफॉल का डेटा आपको बिल्कुल ग्रैन्युलर, आपके घर के ऊपर कितना बारिश होता है उतना पता चल जाता है आजकल. वो भी आ रहा है टेक्नोलॉजी. सॉइल मॉइस्चर की टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कि किसान को बता सकता है कि कितना सॉइल मॉइस्चर है और कितना पानी देना है न देना है, ताकि उसे कम यूज करे. बोरवेल में तो आप घर बैठे उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है. तो काफी मात्रा में टेक्नोलॉजी आएगी और ग्राउंड बेस्ड डिमांड पे आएगी, ना कि कोई सरकार के पॉलिसीज या लेजिस्लेशन से. किसान तय करेगा कि क्या करना है, और वो किसान तय करके उसको उसके लायक आप टेक्नोलॉजी डेवलप करे, मार्केट करेगी, और कोई तो करेगा नहीं. तो ये भी एक समन्वय बनेगा जिससे कि पानी की खपत कम होने लगेगी. बहुत 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 बढ़िया. पॉली हाउसेस तो ये और ये, हाँ, और ये तो मतलब मेरे को लगता है जैसे हम स्पेस वगैरह में जाते हैं तो वहां तो फिक्स्ड पानी होता है और हम उसी को रोटेट करते हैं ना. तो फाइनली आपको ऐसा लगता है क्या कि फ्यूचर के शहर ऐसे होंगे जो कि जिसको कहते हैं नेट जीरो वाटर? नेट जीरो वाटर तो हो सकता है. हमारे पास तो टेक्नोलॉजी की कमी नहीं. टेक्नोलॉजी तो है ही, है ना, टेक्नोलॉजी तो है ही, बस फाइनेंस की बात है. कौन कितना इन्वेस्ट करने लगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है वो पानी का. नहीं, यदि BWSSB वाले मुझे 7 रुपए प्रति 1000 लीटर पानी देंगे, जबकि उनको 95 रुपए लगते हैं पानी को पहुंचाने में, तब मैं वो 7 रुपए वाला पानी नहीं लूंगा ना, और कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग क्यों करूंगा. और जब मैं कनेक्टेड नहीं हूं और मैं टैंकर का पानी लेता हूं और माफिया दे रही है मुझे, जो आप कहते हैं कि माफिया दे रही है, और वो 100-120 रुपए ले रही है, तो तब आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे ताकि आप पानी को बचाएं और पानी का रीयूज करें. तो वो भी आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आएगा. ये एक है सौरभ कि हम लोग अपनी आंखें खोले नहीं रखे हैं, हम लोग यानी पॉलिसी लेवल पे और डिसीजन मेकिंग लेवल पे, कि ग्राउंड लेवल पे क्या इनोवेशन हो रहा है और क्या डिमांड आ रहे हैं और किस ढंग से ये सब इनोवेशन आ रहा है. यदि हम लोग उस इलाके को देखें और सोचे और समझे ना, और उनको प्रोत्साहित करें. जैसे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, इज अ यंग पर्सन हु स्टार्टेड एज एन एंटरप्रेन्योरशिप. उसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां से आता है? जो टैंकर पानी पहुंचाते हैं ना उस अपार्टमेंट में, वो बोलते हैं कि आपका वेस्ट वाटर सिस्टम लग जाएगा तो हमारा बिजनेस ठप, हमारा क्या होगा. हाँ, तो वो लोग रोकते हैं अपार्टमेंट एसोसिएशन पे प्रेशर डाल के कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाए.
है ना। तो उस पे कहीं समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर वो समाधान नहीं निकाल पाएगा। इकोसिस्टम उसका हल ढूंढना है, राइट। पर वो प्रॉब्लम करके भी हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे? बिल्कुल। तो ये सब चर्चाएं ज्यादा होगी और तो अच्छा और जबकि मैं देखता हूँ कि बाकी जगहों पे सरकार काफी करती है समहाउ, जैसे मैंने बोला ना, पानी हम सबके सामने है और उस पे ध्यान थोड़ा कम है। हाँ, निजी तौर पे ज्यादा है, पॉलिसी तौर पे मेरा मतलब है। निजी तौर पे तो बिना पानी के तो चारा ही नहीं है, लेकिन पॉलिसी तौर पे वही मतलब पिछले 25 साल से घिसी पिटी चीजें सुनते रहते हैं, नदियां जोड़ दो बस, अगर कुछ बोल्ड डिसीजन करना है तो सब नदियों को जोड़ दो। हाँ। तो उसमें मतलब सबसे कैलिफोर्निया के पानी का काफी सत्यानाश हो चुका है नदियां जोड़ जोड़ के, लेकिन हम उनसे नहीं सीखेंगे। और सबसे ज्यादा जो आप सही बात कह रहे हैं सौरभ, सबसे कम गवर्नेंस का ध्यान जो दिया गया है वो ग्राउंड वाटर पे दिया गया है। ऐसी कोई राज्य नहीं है, क्योंकि ये वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य की सब्जेक्ट हो जाती है ग्राउंड वाटर, उस पे अंतर्जल भूजल भी। तो नो स्टेट एक्सेप्ट महाराष्ट्र हैज अ वेल इक्विप्ड ग्राउंड वाटर सिचुएशन। अब आप बैंगलोर को देख लीजिए, 4 लाख या 5 लाख बोरवेल होंगे, और इसे देखने के लिए ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, और ग्राउंड वाटर अथॉरिटी में 6 लोग हैं जो बेचारे मीटिंग छोड़ के और कहीं नहीं जा पाते हैं। मीटिंग पे मीटिंग करना पड़ता है सरकार में, सब जगह मीटिंग। तो आप यदि इफ यू आर गोइंग टू फेस अ बैटल विदाउट द आर्मी बीइंग प्रिपेयर्ड एंड रेडी, तो कैसे आप जूझोगे? सो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज क्रूशियल फॉर अस इफ यू वांट टू मैनेज ग्राउंड वाटर, एंड विद इन दैट इंस्टीट्यूशन सही पॉलिसी लाना पड़ेगा, सही ढंग से देखना पड़ेगा, सही पार्टनरशिप्स तय करने पड़ेंगे। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया तरह से आपने बताया। मतलब समस्या जटिल है, लेकिन समाधान बहुत ज्यादा भी है, नीचे से ही आ रहे हैं। बस हमें, लेकिन ऊपर मतलब बहुत ये थोड़ा ये अजीब एरिया भी है और काफी फैसिनेटिंग भी है। सही बात है सर। और जैसे BWSSB जैसी संस्था है ना, देयर इज अ रिलक्टेंस टू टेक ऑन ग्राउंड वाटर। यानी आप बोलोगे कि आप भूजल पे भी थोड़ा ध्यान दो, एक विंग करो, एक डिपार्टमेंट करो, कम से कम समझ तो लें कि बैंगलोर का ग्राउंड वाटर का सिचुएशन क्या है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जरा अरे ये हमारा है क्या, हमें करना है क्या, ये एक रिलक्टेंस आती है। और एक और है समस्या कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया है। 60% ऑफ द पोस्ट ओनली आर फुल। 100 पोस्ट रहने चाहिए, 60 है, 50 है, ऐसे। यानी at the moment when the challenge is the most, we have compromised our institutions the most also. और ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे, इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस पे, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर पे हमारा ध्यान है ही नहीं। सिविल सोसाइटी का भी ध्यान नहीं है, ना कि किसी का भी ध्यान है कि इनसे हो पाएगा क्या, और यदि इनसे ना हो पाएगा तो इनको कैसे हम बल दे ताकि ये कर पाए। और फिर गाली भी हम उनको किस मुंह से दें, जब पहले उनके पास में कैपेसिटी ही नहीं है। तो बिल्कुल 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 ये वही बात आ जाती है। हम लोग हमारे गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं ना, है भी और नहीं भी। जहां चाहिए वहां मिसिंग है, और जहां नहीं चाहिए वहां बहुत ज्यादा है। तो वो एक वापस प्ले आउट होता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं, जो समाज। और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कितने समाज अपने खुद सॉल्यूशंस ढूंढ ही रहा है। तो इसमें मुझे एक बात याद आई, विश्वनाथ, जो एलिनोर ऑस्ट्रोम है, पहले महिला नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अवार्डी। तो उन्होंने काफी कुछ कॉमन पूल रिसोर्सेज के ऊपर लिखा था, और उन्होंने बताया था कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन या फिर सरकारीकरण सॉल्यूशन नहीं है, कम्युनिटीज खुद अपने सॉल्यूशन ढूंढती हैं कॉमन पूल रिसोर्सेज के। और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ढूंढे थे कि कब लोग कॉमन पूल रिसोर्सेज बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला था कि अगर लोग खुद के कॉन्ट्रैक्टिंग मैकेनिज्म्स या फिर ग्रेजुएटेड सैंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं तो लोग सॉल्व कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें आप लोगों ने देखा है क्या कि इस तरीके के प्रिंसिपल क्या लोग अप्लाई कर रहे हैं सामाजिक तौर पे वाटर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? तो कुछ उदाहरण होंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मैं जो रेनबो ड्राइव का उदाहरण दिया था, वहां पे समाज एकजुट होकर उन्होंने बैन कर दिया प्राइवेट बोरवेल का, और सामाजिक बोरवेल डाल के उस पानी को अलग अलग लोगों को दिया, और सबको समन्वय तरीके से बांटने का भी कोशिश किया कि सबको पानी मिले और एक ढंग से मिले, एक को ज्यादा एक को कम नहीं। तो अब वो एसोसिएशन जो है वो रेसिडेंट्स एसोसिएशन है, क्या हम उनको ये पावर दे सकते हैं कि वो थोड़ा इस चीज को बेहतर मैनेज करें?
क्योंकि उनका जो प्राइवेट बोरवेल रोकना था वो तो खाली एक सोशल प्रेशर के जरिए रोका गया, और लीगली यदि कोई केस डाल देता उनपे तो वो हार जाते, वो केस वो रोक नहीं पाते। पर उन्होंने तय किया एसोसिएशन ने और आगे आए। वैसे अपार्टमेंट एसोसिएशन में भी जब वो तय करते हैं कि हर फ्लैट में मीटर होना चाहिए, क्या उनके पास लीगल पावर है ये डालने के लिए, या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का रिसाइकल और रीयूज करना अनिवार्य है, ये पावर है क्या उनके पास, क्या उनको दिया जा सकता है या ना दिया जा सकता है, ये एक है। दूसरी बात है कि वार्ड कमेटी लेवल को हमने किसी भी ढंग से स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि यदि वो ना कर पाए तो हमें वो वार्ड लेवल 45,000 से 60,000 पॉपुलेशन की संख्या में ना क्या कर पाएंगे वार्ड सामाजिक तौर पे, ये तय नहीं हो पा रहा है। इसको भी हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो जबकि फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर पा रही हैं, तो ये इनफॉर्मल रेसिडेंट्स एसोसिएशन, अपार्टमेंट्स एसोसिएशन, ये चीजों को किस ढंग से हम देखें, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत लेवल पे हमें जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, पहली बात तो ग्राम पंचायत मेंबर्स को सैलरी नहीं मिलती है, ऑनरेरियम मिलता है। वो भी 1,500 रुपए ऑनरेरियम हर मीटिंग का, तो कुल मिला के 5 या 6,000 रुपए मिल जाता है। और सब जानते हैं कि ये ग्राम पंचायत इलेक्शन जीतने के लिए 10 से 12 लाख खर्च करता है। अब ऐसा सिस्टम हम क्रिएट कर दे, जबकि वो उस लेवल पे, ये मैं कर्नाटक की उदाहरण दे रहा हूँ, कि जब तक हम सिस्टम को ना देखें कि उसको स्टेबल कैसे करें और उसका ध्यान डेवलपमेंट की तरफ और मैनेजमेंट की तरफ हो, ना कि पैसे बनाने की तरफ हो, तब तक हमें सामाजिक सोल्यूशन भी मिलना जरा मुश्किल होगा। क्योंकि वहां ग्राम पंचायत लेवल पे वाटर बजटिंग करके समाज के साथ मिल बांट के कि हम कौन सा क्रॉप उगाएं, हम क्या हम गन्ना उगा सकते हैं, क्या हमें धान उगाना पड़ेगा, या फिर हमें रागी या फिर जवार उगाना पड़ेगा, ये तय जब तक ठीक से ना हो समाज के जरिए अपने आप में मिलके, तब तक कदम आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा। तो इस ढंग से देखना है कि उस समाज और सरकार दोनों साथ साथ जाए, और सरकार समाज को थोड़ा बल दे काम करने। यहाँ पे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं तो अपने अपार्टमेंट में कब से बोल रहा हूँ लोगों को कि मीटर लगवाओ। हम लोगों को भी यही बात है कि पानी टैंकर से आता है और बड़ा बिल भी आता है। हर बार जब एजीएम होता है तो सबसे बड़ा बिल होता है पानी का, लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस है कि यार कौन मीटर लगाए, मीटर का कैपिटल कॉस्ट होगा, वो कौन दे। तो ये एक शायद घर घर की कहानी है। तो इसमें भी आपका कुछ एक्सपीरियंस है, किस तरह लोग इस तरीके के रेजिस्टेंस को लांघ पाएंगे? हाँ, ये डेमोक्रेसी की डिविडेंड है ना, दिस इज द नेगेटिव और पॉजिटिव डिविडेंड ऑफ डेमोक्रेसी, एज यू कैन कॉल इट, एंड डेमोक्रेसी एट द लोएस्ट लेवल। वो जो अपार्टमेंट एसोसिएशन है वो तो सबसे कम नीचे स्तर वाली डेमोक्रेसी है। तो दो तरीके से हल आ रहा है। एक तो प्लम्बर लोग आ रहे हैं जो कि कम पैसे में अब ये मीटर लगा रहे हैं, तो कैपिटल कॉस्ट भी कम होने लगा है, तो अलग अलग ढंग ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो मीटरिंग किया जाए और वो आ जाए। दूसरा तो हमारा कुछ एजुकेशन भी बढ़ाना पड़ेगा एसोसिएशंस को कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप कैसे ढंग से ले पाए ना। ये हमारे अपार्टमेंट एसोसिएशंस आर आल्सो न्यू बेबीज ऑफ डेमोक्रेसी इमर्जिंग। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, और भगवान जाने वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो बनते हैं उनकी उम्र तो मेरे ख्याल से 4-5 साल घट जाती होगी, 1 साल के या 2 साल के तो किसी भी ढंग से इस डेमोक्रेसी को और फंक्शनल बनाना पड़ेगा हमें, और वो जरा लंबा रेस है। बिल्कुल ठीक। तो बहुत मजा आया विश्वनाथ, बहुत कुछ जानने सीखने मिला, और दावा है मेरा कि हमारे श्रोताओं को भी ये एपिसोड बहुत बहुत पसंद आएगा। तो इसी बात पर खत्म करते हैं ये पुलियाबाजी। अंत में एक ही बात मैं पूछना चाहूंगा विश्वनाथ, ये जो मिलियन रिचार्ज वेल्स है, जो आप एक प्रोजेक्ट जो आपने 2019 में शायद शुरू किया था, इसके बारे में कुछ बताइए और फिर उसके बाद पुलियाबाजी खत्म करते हैं। छोटी सी बात है कि यहाँ पे जो मन्नू अड्डर लोग हैं जो कुआं खोदते थे, करीब 750 कुटुंब है जो ये काम अभी भी कर रहे हैं। उनके पास कुछ काम नहीं है क्योंकि बोरवेल आ गया है, कोई कुएं की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो हमने सोचा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी और बायलॉ को जोड़ दे इनके लाइवलीहुड के साथ। और अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी ये कहती है कि हर छोटे घर में भी एक रिचार्ज वेल बनना जरूरी है, और अपार्टमेंट में ज्यादा बनना जरूरी है। तो ये रिचार्ज वेल ये मन्नू अड्डर लोग बनाए, थोड़ा इनकी भी आमदनी हो, फैमिली में पैसा चले जाए, और बैंगलोर को वाटर सिक्योरिटी मिल जाए।
क्योंकि यदि हम छोड़ दें तो करीब खाली 3% जो बारिश गिरता है बैंगलोर पे वो एक्विफर पे पहुंचता है या भूजल में पहुंचता है। यदि हम रिचार्जेबल बना दें तो उसे हम 50% तक 60% तक ले जा सकते हैं। तो एक तो उनको नौकरी, दूसरा वाटर सिक्योरिटी फॉर बैंगलोर, तीसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाए, फ्लडिंग भी कम हो जाए। ये तीनों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पीढ़ी को जवाब देना पड़ेगा जबकि अगली पीढ़ी आएगी और अगली पीढ़ी पूछेगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो हमने क्या रहबरी दिखाया बिल्कुल भूजल पे। हाँ, तो ये जो जवाब देना होगा ना हम लोगों को, ये जरा मुश्किल होगा। तो इस जवाब को हम अभी से तय करें, इसलिए हम लोग 10 लाख कुआं बनाना चाहते हैं बैंगलोर में और शायद हर शहर में। वाह, इस जवाबदेही वाले पॉइंट पर ही ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। बहुत मजा आया विश्वनाथ आपसे बात करके, शुक्रिया। बहुत मजा आया। धन्यवाद सौरभ, धन्यवाद प्रणय।